अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जी मॉडर्न फिजिक्स से पेयर प्रोडक्शन। और ये टॉपिक भी हमारा एफएससी के स्कोप का टॉपिक है। इसमें हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप किसी और क्लास में हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। बच्चों, पेयर प्रोडक्शन क्या है? हम इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसमें खास तौर पे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, उनमें हमने देखा कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल। तो इस टॉपिक में भी हम मैटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी मैटर में। ठीक है, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमारा जो फोटॉन है, ठीक है, उससे एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल क्रिएट होगा। तो बच्चों, पेयर प्रोडक्शन एक्चुअली क्या है, हम उसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, आगे चल के ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा जब हम देखेंगे कि किस तरह से होता है और इसमें एक्चुअली क्या होता है। तो बच्चों, पेयर प्रोडक्शन क्या है? इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस की मौजूदगी में अ हाई एनर्जी फोटॉन, एक हाई एनर्जी फोटॉन यानी कि गैमा रे फोटॉन कन्वर्ट्स इनटू अ पेयर ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, एक पार्टिकल में और एक एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब एंटी पार्टिकल क्या होता है? बच्चों, एंटी पार्टिकल को सबसे पहले पॉल डायरैक ने 1928 में सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल भी होता है जिसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। अब बच्चों, पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन का मैस तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम समटाइम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर है लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है। तो पॉल डायरैक ने 1928 में सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और 1932 में कार्ल एंडरसन ने इसको डिस्कवर कर लिया, पॉजिट्रॉन को। अब उसके बाद ये बात यहां पर नहीं रुकी, अब प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल है, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रॉन। तो बच्चों, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। जिस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिन पर चार्ज नहीं है, तो उनका एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। तो उनमें जो डिफरेंस होते हैं वो क्वांटम नंबर्स की बुनियाद पर, ये बातें आगे चले जाएंगी। तो हम सिंपल ये कहेंगे कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की सर्टेन प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल का एंटी पार्टिकल बनता है। अब जितना भी हमारे पास मैटर है उतना ही हमारे पास हमारे यूनिवर्स में एंटी मैटर भी है। तो मैटर का एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जब भी आप पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को इकट्ठा रखेंगे तो ये क्या करेंगे, एनाइहिलेट कर देंगे एक दूसरे को और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस तरह यहां पर हमने पढ़ना है कि किस तरह हमारी एनर्जी से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनता है। तो अगर एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होंगे तो वो मिलकर क्या बना देंगे, एनर्जी बना देंगे। तो बच्चों, जरा इसको हम डिटेल से अब स्टडी करते हैं कि एक्चुअली ये फिनोमेना क्या है। ये देखें जी, हमारे पास एक न्यूक्लियस यहाँ पड़ा हुआ है और यहाँ से आ रहा है एक हाई एनर्जी फोटॉन या एक गैमा फोटॉन। अब जो ही ये फोटॉन इस न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है एक पार्टिकल में और एक एंटी पार्टिकल में। अब यहाँ पर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है। सबसे पहली मिसकंसेप्शन ये है, इस फोटॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फोटॉन जाके इस न्यूक्लियस को हिट करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फोटॉन जस्ट इस न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा। दूसरी बात, फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, आपको पता है फोटॉन चार्जलेस होता है। ठीक है, फोटॉन एक एनर्जी पैकेट है, एक एनर्जी क्वांटा है। ठीक है, इसका कोई मास नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस पे तो चार्ज होता है पॉजिटिव। बच्चों, इसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान ना तो कोई फिजिकल इंटरेक्शन है और ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। ना तो इसको न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है और ना इसको न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान ना तो कोई फिजिकल इंटरेक्शन है, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है कि ये फोटॉन जो है जाके न्यूक्लियस को हिट करता है और न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ऐसा नहीं है। इनके दरमियान कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है। इसके अलावा इस फोटॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो फोटॉन है
हमारा फोटोन चार्जलेस मैसलेस होता है। अगर ये चार्जलेस है तो इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर जब इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, ना कोई फिजिकल इंटरेक्शन है, ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, तो फिर इसका होना यहां पे जरूरी क्यों है? जरा इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। बच्चों होता क्या है, न्यूक्लियस के पास से ये फोटोन गुजरता है, ठीक है, और जो ही ये इसके पास से गुजरता है ये कन्वर्ट हो जाता है एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल में। ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं विद सेम वेलोसिटी, विद सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब यहां पर जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों अगर आप गौर करें तो फोटोन तो मूव करता हुआ आ रहा है, इसका तो मोमेंटम है, इसका मतलब है कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जब ये फोटोन एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मैस सेम है, तो दोनों का जो मोमेंटम है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब आप उसको ऐड करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। तो बच्चों फाइनल मोमेंटम हमारा जीरो है, इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो नहीं है। तो ये तो हो रही है वायलेशन ऑफ मोमेंटम, ऐसा नहीं हो सकता। मोमेंटम कंजर्व कर रहा है, तो मोमेंटम कैसे कंजर्व कर रहा है इस बात की भी आपको समझ आएगी, और इस बात की भी समझ आएगी कि इस न्यूक्लियस का होना यहां पर जरूरी क्यों है। हालांकि जब ये फोटोन न्यूक्लियस के पास से गुजरा है तो दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई जो है वो बातचीत नहीं की, मेरे पास से वो गुजरा, मेरा हाल तक ना पूछा, है जी। तो फोटोन बिल्कुल इसके पास से गुजर गया। अब इनके दरमियान कौन सा इंटरेक्शन है? कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, कोई टक्कर नहीं हुई इनकी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तो फिर कौन सा इंटरेक्शन है? ये वो इंटरेक्शन है जो इस क्लास में तो हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन हम लिख देते हैं शायद हमारे काम आ जाए। तो इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन है, क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन है इनके दरमियान। ठीक है, अभी हम ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व कैसे कर रहा है। बच्चों जब ये फोटोन इस न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस करेगा रिकॉइल, ऐसे रिकॉइल करेगा, पीछे को आएगा। जिस तरह हमारे पास एक गन नहीं होती, जब गन में से हम बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट आगे को जाती है और गन रिकॉइल करती है, ऐसे पीछे को आती है। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि न्यूक्लियस को कैसे पता चल गया कि भाई मैंने जो है वो रिकॉइल करना है। ठीक है, जब न्यूक्लियस रिकॉइल करेगा, पीछे को आएगा, तो न्यूक्लियस का मोमेंटम और फोटोन का मोमेंटम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। जब ये दोनों मोमेंटम आप ऐड करेंगे तो हमारा इनिशियल मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो देखें दोनों के दरमियान कोई इंटरेक्शन भी नहीं था, लेकिन मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जरूरी था कि यहां पर न्यूक्लियस हो। अगर यहां पर न्यूक्लियस नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। जी बात नहीं है कि इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन भी नहीं है, लेकिन फोटोन जब इसके पास से गुजरता है तो न्यूक्लियस रिकॉइल भी करता है। तो ये क्या बात है? फिर न्यूक्लियस को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रिकॉइल करना है? तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके दरमियान जो क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन से पता चलेगा न्यूक्लियस को कि भाई मैंने पीछे को जाना है। ये बात बहुत खूबसूरती से, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मज़ीद एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन बस मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम वायलेट नहीं हो रहा बच्चों, मोमेंटम कंजर्व कर रहा है, क्योंकि जब आप इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो न्यूक्लियस प्लस फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट करोगे और वो भी जीरो हो जाएगा, जिस तरह फाइनल मोमेंटम जीरो हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की। बच्चों इस फोटोन की एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए? तो सबसे पहले तो इससे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी क्या होती है? दैट इज m0c², और ये बराबर होती है 0.51 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि, और एक यहाँ पर पॉजिट्रॉन भी है तो उसकी एनर्जी, रेस्ट मैस एनर्जी भी इतनी होती है, दैट इज m0c²। तो m0c² दोनों को हम कर देंगे ऐड। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 2m0c² एनर्जी चाहिए, ताकि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हो, एक पेयर क्रिएट हो। तो 2m0c² कितनी हो जाएगी? दोनों को जमा करें तो 1.02 MeV। उसके बाद दोनों मूव भी तो कर रहे हैं, मूव भी करना है, दोनों के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है। सो कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए बच्चों? सबसे पहले तो 2m0c² एनर्जी होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर क्रिएट हो, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है जी, तो एनर्जी होती किसके बराबर है? HF। तो
कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि पेयर प्रोडक्शन हो। तो बच्चों इसको हम मैटरलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं कि हमारी जो एनर्जी है उससे मैटर क्रिएट हो रहा है, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल क्रिएट हो रहा है। तो ये बेसिक लेक्चर था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था। आपने देखा कि किस तरह मोमेंटम कंजर्व करता है, किस तरह से एनर्जी कंजर्व करती है, न्यूक्लियस का होना यहाँ पर जरूरी क्यों है। इसका मतलब है कि अगर आप स्पेस में हैं तो स्पेस में पेयर प्रोडक्शन नहीं होती। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है कि स्पेस में पेयर प्रोडक्शन क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि स्पेस में न्यूक्लियस नहीं हो सकता। ठीक है, जब न्यूक्लियस नहीं होगा स्पेस में तो पेयर प्रोडक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि इसका होना जरूरी है फॉर द सेक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।